सभी को नमस्कार, मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। हमारे इंटरव्यू सीरीज़ अगरबंधु में हमने आपको जिन लोगों से मिलाया था, जिनकी वाणी जो है आपने सुनी थी, जिनके जीवन के बहुत तमाम एक्सपीरियंस, तमाम उनके जीवन के जो मसाइल हैं उनको आपने सुने थे, वो सचमुच में प्रेरणा से युक्त थे। बहुत अच्छा सिलसिला रहा, कोई नौकरी करने वाला था, कोई बिज़नेस करने वाला था, कोई समाज सेवा करने वाला था, कोई सब कुछ करने वाला था, कोई कुछ न करके भी बहुत कुछ करने वाला था और इतनी सारी प्रेरणा जो है मिली, ज्ञानवर्धन हुआ और अब अग्रबंधु सीरीज़ के आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं, जहाँ पर अब कुछ चुनिंदा लोग ऐसे बचे हैं जिनकी वक्तव्य, जिनकी वाणी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आज मैं आपको जिस शख्स से मिलवाने वाला हूँ, ये कहने के लिए तो कोई बहुत बड़े सेठ नहीं है, कोई बहुत बड़े जो है धनी नहीं है, लेकिन ये वो इंसान है जो हर लोगों के दिलों में बसते हैं। ये वो इंसान है जो इतने बड़े सेठ ना होकर के भी अच्छे-अच्छे कामों में, बुरे-बुरे कामों में जब कोई आदमी बुरी परिस्थिति में फँस जाता है तो उसके साथ जो है वहाँ पे मौजूद रहते हैं, खड़े रहते हैं। लोग बोलते हैं कि अब रिटायरमेंट हो गई है, अब घर पे बैठना चाहिए, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं कि कहते हैं कि अब रिटायरमेंट हुई है, अभी तो असली काम करना चालू हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ किशन जी मोर की, जो इस वक़्त आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, काफ़ी उम्र में आपसे 2 जनरेशन छोटा हूँ मैं और 21 साल की उम्र है और आप तो बहुत बड़े हैं सर। तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज आपके साथ मिल करके आपके जीवन के उन तमाम एक्सपीरियंस को आज सुनने का, जानने का मौका मिलेगा। सर, हम अपनी वार्ता शुरू करें उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि एक संक्षेप में एक सारांश, छोटा-सा परिचय अपना दे दीजिए कि राजस्थान में आप कहाँ से हैं और मुंबई कैसे आए? और ये पूरा सिलसिला, एक सफ़र छोटे से शब्दों में बयाँ करिए थोड़ा। धन्यवाद राम जी। मैं मूल रूप से चूरू राजस्थान का रहने वाला हूँ और 1977 में मुंबई आया था। मेरे पिताजी यहाँ पे रहते थे, तो मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमकॉम पास करके उसके बाद में मैं, जैसा होता है, जॉब की तलाश में मुंबई आया। मेरे पिताजी के साथ में जो पहले गुजराती टाइप की पीढ़ी रहती थी, गद्दी बोलते थे, वहाँ पे 1.5 साल रुका और फिर ऐसा सिलसिला चला गया। वहाँ से अभी ये बम्बई हमारी मातृभूमि हो गई, बम्बई हमारी कर्म भूमि हो गई, तब से सिलसिला चालू है। प्राथमिक शिक्षा के बारे में और एकेडमिक लाइफ के बारे में कुछ बताइए ना सर। उस समय क्या था कि जब बीकॉम हम किया चूरू लोहिया कॉलेज से, तो एजुकेशन के खर्चे के नाम पे तो कुछ नहीं था। पूरे 30 से 40 रुपए में किताबों के साथ में हमने बीकॉम किया, उसी अमाउंट में हमने एमकॉम किया। और उस ज़माने में अगर फर्स्ट क्लास यानी 60% आ गया मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और आज तो क्या है, 95 हो, 99 हो, 99.99 हो, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कंपटीशन इतना बढ़ गया और हमारे ज़माने में उसमें बहुत वैल्यू हुआ करती थी। और एक ऐसा मन था कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और उसी सिलसिले में ईश्वर की कृपा रही कि हम एमकॉम कर गए। विद्यार्थी जीवन में ऐसा हमने सुना है कि आप बहुत सक्रिय रूप से जो है विभिन्न संगठनों द्वारा अपनी सेवाएं दे रहे थे, उसके बारे में कुछ बताएंगे? ऐसा था, शुरू से ही हमको ऐसे संस्कार मिले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा कि हम उसमें शाखाओं में जाने लगे और उसी सिलसिले में फिर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है उससे जुड़ गए। और बीकॉम फाइनल में जब मैं था, बीकॉम फाइनल में जब था तो वहाँ पे छात्र संघ का चुनाव होता है, यहाँ भी होता है, क्लास प्रतिनिधि बोलते हैं उसको। तो उसमें मैंने क्लास प्रतिनिधि के रूप में मैंने वो चुनाव जीता। उसके बाद में मैं उनके जो कैबिनेट उसमें गया और विद्यार्थी परिषद से पूरा मैं सक्रिय हो गया। उसके बाद में इमरजेंसी लग गई और बाहर आ गए। फिर दोबारा इमरजेंसी के बीच में ही जाके मैंने एमकॉम किया और मेरा एमकॉम इकोनॉमिक्स में 75% मिला उस ज़माने में। तो मेरे को सीधा प्रोफेसर की नौकरी मिल रही थी, क्यों कंपटीशन तो कुछ था ही नहीं। फिर पिताजी बोले कि नहीं, बढ़िया का लड़का होकर सरकारी नौकरी तो करना ही नहीं चाहिए, बम्बई आ जाओ, व्यापार करेंगे और देखें कुछ न कुछ तो होगा ही। उसी सिलसिले में फिर मुंबई आ गए। मुंबई कब आए? मुंबई हम 1977 में आए थे। पिताजी के मार्गदर्शन में व्यापार किया? नहीं, व्यापार करने का चांस नहीं मिला। पहले तो मुंबई कैसी होती है वो देखने में साल भर निकल गया। फिर यहाँ पे एक जॉब चालू किया, वो जॉब करते करते फिर जब 1.5-2 साल हो गया तो थोड़ा मन में ऐसा विचार आया कि भाई अपन भी कोई अपना व्यवसाय शुरू करें। और व्यवसाय शुरू करने का लगभग मन बना लिया था, लगभग तैयारी कर ली थी। उसी पीरियड में 1980 या 81 में टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक हो गई। उसमें हमने सोचा था उस पर सप्लाई का काम चालू करें, लेकिन मिलें बंद होने से वो काम रुक गया और हमारा जो प्लान था वो एक प्रकार से वो चौपट हो गया, पानी फिर गया उसके ऊपर।
और फिर उसके बाद में तो फिर जॉब में ही लगा लिया मन, और इतना दिन रात में मेहनत किया, और जो आज जिस मुकाम पे हूँ मैं अभी जटिया में हूँ, जटिया ग्रुप ऑफ कंपनीज, वहाँ में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। पिछले 6 महीने से मैंने रिटेलरशिप का काम उनके साथ ही चालू किया है, कंसल्टेंसी, उसमें फाइनेंस और लीगल दोनों मैटर में देखता हूँ। अक्सर ये बात कही जाती है कि माता लक्ष्मी आपकी कुल देवी होती है, और सबसे ज़्यादा व्यापारी आज पूरे देश में अगर एक कौम है कि जो आपको हर गांव में मिलेगी, तो वो अग्रवाल कौम है, वो बनिया की कौम है। और उसके बाद भी आपने जॉब किया, तो जॉब में एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? देखो, जो आदमी मेहनत करता है उसके लिए जॉब कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप कोई भी व्यापार करोगे तो व्यापार में भी आप मेहनत करोगे, आप सुबह 9 बजे से लगोगे, रात को 11 बजे तक लगना पड़ेगा। वही चीज़ अपन आप सोच लो कि हमको ये जॉब है, यही हमारा व्यापार है, तो आगे बहुत अच्छी उसमें प्रोग्रेस मिलेगी, उन्नति मिलेगी, और उसी जॉब में से आप व्यापार निकाल सकते हो। पहले के जो एम्प्लॉयर थे वो एक अलग किस्म के थे, उनका एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का घर का रिश्ता हुआ करता था, इसीलिए उनको सेठ बोला करते थे। लेकिन अभी बड़े अफसोस की बात है कि सेठ लोग तो मर गए, और उनके जो बच्चे हैं, जो हुए हैं, उनको मालूम नहीं कि क्या सेवा होती है क्या नहीं होती, वो बाबू बन गए। पहले बिरला हो, तापड़िया हो, रुइया हो, गोयंतका हो, मोदी हो, पोदार हो, जो शेखावटी बेल्ट है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, उनके जो है उद्योगपति लोग हैं, तो जहाँ भी नया उद्योग डालते थे तो पहले हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, धर्मशाला है, और उस गांव का वेलफेयर, ये उनके दिमाग में रहता था कि नहीं, ये लोग खुश रहेंगे तो अपन खुश रहेंगे, अपन खुश रहेंगे तो ये लोग खुश रहेंगे। तो वो था जियो और जीने दो का उनका सिद्धांत था कि अपन कमाएंगे तो इनको भी फायदा होगा, और ये इनको फायदा होगा तो अपने को कमाई होगी। लेकिन आजकल ऐसी बात नहीं है। आजकल ये सोचते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो मेरे को मेरा क्या फ़ायदा, मेरे को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, मैं क्यों स्कूल बनाऊँ। आज आप देख रहे होगे, वही स्कूल है, वही कॉलेज है, वही सब पूरे के पूरे प्रोफेशनल हो गए, और लाखों में उनकी फीसें हो गई है, तो पूरा धंधा बना लिया, पूरा बिजनेस बना लिया, सेवा भाव तो ख़त्म हो गई। तो वैसे सेठ लोग आज है नहीं, और शेखावाटी बेल्ट तो एक ऐसा है कि उसी के सब आज मुंबई में हैं, जो भी उद्योगपति हैं सब उनके नाम से चल रहा है, मेहनत करते हैं। सर, जब आप जॉब करते थे उस समय आपका व्यवहार आपके मालिक के साथ, आपके जो बॉस थे उनके साथ कैसा था, और उनका व्यवहार एम्प्लॉय के साथ, जो काम कर रहे हैं मुलाजिम, उनके साथ कैसा था, और आज जो व्यवहार है उसमें क्या परिवर्तन आया है? ऐसा सर कि जो मैंने काम किया था उस समय 3 जनरेशन पुरानी थी, मतलब दादाजी के साथ में काम किया, फिर उनके बेटे के साथ में काम किया, फिर पोते के साथ में काम किया। वो व्यवहार तो अच्छा ही था हमारा, तभी हम एक जगह 44 साल से काम किया। 44 ईयर्स कोई नहीं होता, ज़िंदगी आधी से ज़्यादा खपा दी जाती है वहाँ पे, तो व्यवहार तो दोनों का ही अच्छा होता है, और दोनों हाथ से ताली बजती है, तो व्यवहार में कोई कमी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जो यंग जनरेशन आती है उनकी सोच थोड़ी अलग हो गई, और उनका भी उनमें दोष नहीं है। वो जो भी आजकल टीवी सीरियल आते हैं, वो आते हैं, उसमें सब ये गलत चीज़ दिखाई जाती है। पाश्चात्य संस्कृति का सब जमाना है, तो उस जमाने में क्या होता है, वो दूसरे का भला कोई नहीं देखता है, हमको क्या मिलता है, हमको इस एम्प्लॉय से क्या फ़ायदा है, वो जो उनके दिमाग में चीज़ घुसी हुई है, तो वही एक परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। पहले ये चीज़ नहीं हुआ करती थी। ये पहले था एक, ये हमारे जो पहले काम करता था उसका लड़का है, उसका रिश्तेदार है, उसका पहचान का, इसको जॉब पे रखें, विश्वासी है। आजकल वो चीज़ नहीं है। आजकल तो कोई भी मिले रख लो, अपने को फ़ायदा इमीडिएट होना चाहिए, बाद में फ्यूचर कौन देखा है, आगे क्या होने वाला है वो देखेंगे। और उसी सिलसिले में कितनी कंपनियां डूब जाती हैं, जो शॉर्ट टर्म का फ़ायदा देखते हैं, आगे जाके वो फिर पछताते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम चलता था। तो पहले एक मालिक ये नहीं सोचा था कि मेरा नौकर है, ये सोचा कि मेरे परिवार का एक सदस्य है। नहीं, बिल्कुल नहीं था ऐसा। वो नौकरी ज़रूर करता था, लेकिन उसके दुख सुख में मालिक हमेशा साथ रहता था। कोई भी तकलीफ होती, बीमारी है, सिमारी है, बेटी की शादी है, तो जाके मालिक को बोलता था, मालिक ये काम है, तो मालिक उसकी ज़रूर सुनता था। उसको लगता है मैं पारिवारिक मेंबर है, ये मेरे यहाँ पे काम करता, तो ये जाएगा कहाँ, मेरे से नहीं मांगेगा और दूसरे के पास में कहाँ जाएगा, मैं इसको हेल्प करना चाहिए, ऐसी भावना थी। आजकल वो भावना खत्म हो गई है। आज जो युवा लोग नौकरी कर रहे हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके प्रोफेशनल में जा करके अपना जो जीवन बनाना चाहते हैं, जॉब करके जो अपना जीवन बनाना चाहते हैं, उनको आप एक राह क्या देंगे, उनको आप एक संदेश क्या देंगे, उनको आप एक चीज़ एक और कुछ अपने जीवन का जो नज़रिया है, आपका अनुभव, उनको क्या शेयर करेंगे उनके साथ? देखो, आज का जो युवा वर्ग है वो अपने आप में सिमट गया है। एकला चालो की जो नीति आई थी, तो एकला चालो मतलब एकला, मैं, मेरा परिवार, यानी
वो उनकी बीवी और बच्चे वही है, उनको माता पिता से कोई लेना देना नहीं है। उनको ये दिमाग में आ गया कि जो मैं हूँ मैं हूँ, मेरा है। ये नहीं सोचते कि माता पिता ने मेरे को तो पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि आज मैं जो पोजीशन में वो माता पिता की देन है, वो चीज़ दिमाग में नहीं होती। उनको लगता है माता पिता की क्या जरूरत है, तो बूढ़े हो गए, तो वो उनके प्रति कोई प्रेम कोई आत्मीयता नहीं है। और जो यंग लड़के हैं उनको क्या इजी मनी और शॉर्ट मनी चाहिए, उनको मतलब जल्दी से जल्दी जितना पैसा कमाए वो कमा ले। मैंने तो उनको करना नहीं है, अपने को 9 से जो शाम को 6 बजे तक जॉब पे जाना है वो जाके आ गए, ठीक है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, पैसा है तो सामान खरीद लेंगे, नहीं है तो क्रेडिट कार्ड यूज कर लो, लोन ले लो, ये ले लो वो ले लो। पहले ऐसा नहीं था, चल रही है, क्रेडिट पे जिंदगी चल रही है, पहले ऐसा नहीं था। जितनी अपनी रिजाई की लंबाई है उसी हिसाब से अपन पैर फैलाते थे, वो जमाना खत्म हो गया। और उसी का परिणाम है कि आज 40 साल में लड़के को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई मर जाता है, कोई कुछ हो जाता है, सुसाइड कर रहा है सर। सुसाइड कर रहे हैं। तो ये सब क्या है कि वो उनको उनको उनके पास में साधन कम है और इच्छाएं उनकी बहुत बढ़ गई। एक देखा देखी का जो है वो ही गाड़ी लेके आया तो मैं उससे बड़ी गाड़ी लाऊं, उससे और अच्छी गाड़ी लाऊं, वो स्कूटर लाया तो और बड़ा स्कूटर लाऊं, मोबाइल एप्पल का खरीदूं। तो ये सब जो देखा देखी का सौदा है वो युवा के लिए खराब है। मैं चाहूँगा युवक को ये संदेश देना चाहूँगा कि जितना आपका कमाई है उतने में ही आप अपना घर चलाएं और परिवार का सबसे पहले ध्यान रखिए। परिवार साथ रहेगा, संयुक्त परिवार रहेगा तो तकलीफ आराम में सबको फायदा है। जब आप नौकरी कर रहे थे तो आपके पिताजी की तो बड़ी इच्छा थी कि मेरा बेटा व्यापार करे, लेकिन बेटा अब नौकरी करने लगा, तो पिताजी के साथ फिर आपका कैसा रिलेशनशिप रहा फिर? पिताजी के सामने रिलेशन में हमारा बहुत बढ़िया था। हमारी हिम्मत नहीं थी कि पिताजी अगर बैठे हैं तो मैं उनके सामने जाके बैठ जाऊं क्या। ये ऐसा था? हाँ ऐसा ही था, मैं खड़ा खड़ा रह के ही बात करता था पिताजी के सामने। लेकिन आजकल का क्या जमाना है, आजकल तो पिताजी खड़े रहेंगे और बेटा जी सोफे पे बैठा रहेगा, कोई कदर नहीं है। तो ये जमाना इतना हो गया। पिताजी तो हमारी उनका आशीर्वाद है उनके ऊपर कि मैं व्यापार तो नहीं कर सका, लेकिन जो है आज कुछ है वो उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा दृष्टि है कि इसकी वजह से मैं ये स्थान पे हूँ। आपकी माताजी का आपके जीवन को बनाने में और आगे बढ़ने में क्या सपोर्ट रहा? हमारे पिताजी मुंबई में रहते थे, यहाँ जैसे मैंने बताया कालावदी में गद्दी में। तो हमारी माताजी थी जो हमारे नेटिव प्लेस में राजस्थान में रहती थी, तो उसी का पूरा मार्गदर्शन था। वो हमारी माताजी भी थी और हमारी पिताजी भी थी, उन्होंने हमको संस्कार दिए। कभी भी लेट सेट आ गया तो बोलते थे कहाँ बेटा कहाँ अटक गया था क्या था, मतलब पूरा देखभाल था उनके जुम्मे था। तो माताजी का पूरा आशीर्वाद पूरा सहयोग रहा उनकी वजह से ही और मैं एमकॉम कर पाया। नहीं तो आजकल यहाँ की माताएं देखते हैं बच्चों के पीछे ट्यूशन में भागती है, स्कूल से लाती है, कॉलेज से लाती है, फिर भी बच्चा नहीं आता। लेकिन हम तो सब कुछ अपने आप ही किया क्योंकि उनका डर था, उनका साथ था, उनका आशीर्वाद था। सर अक्सर हम देखते हैं कि आदमी जो है सवेरे 5 बजे से लेके या फिर 9 बजे से लेके शाम को 5 या 7 बजे तक नौकरी करता है। उसके बाद वो इतना थक जाता है कि वो बोलता है कि भैया बस अब मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलना है। उसकी जो जिंदगी है वो ऑफिस से उसके घर तक सिमट गई है और आप यहाँ पर मौजूद हैं। और जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है, जहाँ तक मेरी जानकारी सही है, आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हैं, आप धार्मिकता के काम करते हैं, आप सामाजिकता के काम करते हैं, मतलब नौकरी करते हुए भी आप ये सब करते हैं। इन सब की शुरुआत कैसे हुई थी और इन सब में आपने सामंजस्य कैसे बैठाया? देखो, समय को कैसे एडजस्टमेंट करना होता है वो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप बैठे बैठे टीवी देखोगे 2 घंटे बाद बोलोगे मेरे पास समय नहीं है। समय तो है लेकिन समय आपने सही यूज नहीं किया। समय सबको मिलता है। हम जब कॉम्प्लेक्स में आए थे भाईंदर में, ईस्ट में जैसल पार्क में मैं आया था लक्ष्मी अपार्टमेंट में, तो ऐसे हम लोग मित्र लोग बैठे थे तो बोला कुछ न कुछ यहाँ पे होना चाहिए। तो हमने सोचा कि नया कॉम्प्लेक्स है तो पूजा भगवान की करनी चाहिए। तो सत्यनारायण भगवान की हमने कथा कराने का निश्चय किया। तो सब लोग बैठे, एक संस्था बनाई हमारी और उस संस्था के हिसाब से हमने पूजा रखी और पूजा को इतना रिस्पॉन्स मिला पूरे जैसल पार्क में कि कम से कम 5000 आदमी उस समय आके 93 की बात बता रहा हूँ कि महाप्रसाद लिया। और एक पूरा उदाहरण हो गया पूरे मीरा भाईंदर में कि लक्ष्मी नारायण करके कोई बिल्डिंग है, कोई सोसाइटी है। तो वहीं से मेरी ये धार्मिक से शुरुआत हुई। फिर हमने सुंदरकांड पाठ का शुरू किया और एक संस्था बनाई। वो हर शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को चाहे कुछ भी होए पाठ करना मतलब करना है। वो वहाँ पे निरंतर 15 वर्ष तक चला। फिर संजोग ऐसा बना कि वो जगह बच्चे का शादी हो गया तो जगह छोटी पड़ने लग गई, तो हम यहाँ पे ब्रजभूमि में आ गए। और वही जो संस्कार थे तो ब्रजभूमि आने के बाद में यहाँ भी सुंदरकांड पाठ का यहाँ भी मैं माहौल देख सकता हूँ कि सब जगह जो है भगवान जी का फोटो और बैनर लगा हुआ है। पूरा धार्मिक है, पूरा हमारे शेखावाटी के लोग ज्यादा हैं वो रहते हैं
उसी फिर सिलसिले में परिचय आगे बढ़ते बढ़ते अग्रवाल सेवा समिति से जुड़ गया। वहाँ मैं 3 टर्म में कम से कम 10 से 12 साल उनका सेक्रेटरी रहा। फिर परिसेवा सेवा संघ संघ है तो वहाँ जब बन रही थी तो उससे मैं फाउंडर मेंबर बना। इसी वजह से मारवाड़ी जन कल्याण था लिस्ट में, तब सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो मारवाड़ी जो है जो आते हैं बच्चे लोग जो अकेले होते हैं उनके कुछ वेलफेयर हो, उनको सहयोग मिले। उसी सिलसिले में उसकी स्थापना हुई। फिर मैं परोपकार का जो है संरक्षक सदस्य बन गया। ऐसे करते करते और संस्था से जुड़ता गया। चूरू नागरिक जो हमारी मेन चूरू मूल स्थान है, वहाँ की एक संस्था है बॉम्बे में चूरू नागरिक संघ जी, वहाँ के कम से कम 700 से 800 मेंबर हैं। उसका मैं पिछले 2 साल पहले सेक्रेटरी था। जी, तो सब काम ऐसे करते करते जुड़ गया। अभी क्या थोड़ा तो उम्र का तकादा रहता ही है, तो उस हिसाब से धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन फिर भी जहाँ समय रहता है जहाँ होता है जरूर उसमें अटेंड करता हूँ। जो भी मेरा तन मन एवं धन से सहयोग होता है जरूर करता हूँ। और सबको ये संदेश देता हूँ कि भाई आप भी जुड़िए। समाज रहेगा तो अपन रहेंगे, समाज नहीं रहेगा तो अपन कैसे रहेंगे। और साथ साथ में देश प्रेम के भी बात बताता हूँ। आज यूक्रेन जैसा ऐसा कंट्री है, वहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे देश प्रेम नहीं था, वो सबको भागना पड़ा। तो ये सब चीज़ें जो अपन बोलते हैं मेरी है मेरी है मेरी है, ये कुछ नहीं है। अगर देश ही नहीं रहेगा तो ये आपको सब छोड़ के भागना पड़ेगा। इसलिए देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, समाज प्रेम वो बहुत ज़रूरी है। इसको हमेशा सबको, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो या जो भी मेरे साथी हो, सबको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये मैं बताना चाहता हूँ। सर आखिरी के 2 प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद हम अलविदा लेंगे। बात जी। करने का तो मन बहुत कर रहा है, बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है, लेकिन अभी क्या है कि वीडियो की समय सीमा जो है वो ज़्यादा नहीं है। जी धन के 2 ही बात बताई होती है कि धन के 3 उपयोग होते हैं, या तो उसका भोग करो या उसको दान करो। अगर दोनों नहीं करोगे तो उसका नाश होगा। और आज हम देखते हैं कि दान कम हो गया है और भोग विलास जो है ज़्यादा हो गया है। तो उसमें आप लोगों को क्या एक संदेश देंगे? देखो क्या होता है कि वही मैं बताता हूँ ना कि जो चीज़ टीवी पे अपने को परोसी जाती है वही अपन स्वीकार करते हैं। आज कहीं भी मंदिर में आरती हो रही है तो वहाँ पे 10 लोग मंदिर की आरती में नहीं मिलेंगे, तो लेकिन मशीन आ गई है। मशीन आ गई है, वो मिलेंगे 10 लोग मुश्किल से मिलेंगे। लेकिन अगर कहाँ पे कोई बड़ा डांस हो रहा है, कोई डिस्को है, कोई गरबा है या और कुछ है, तो उसे हजारों लोग झूमते हुए मिलेंगे। ये क्या चीज़ है? यही चीज़ है कि लोग बाग उस चीज़ से दूर हटते जा रहे हैं। अपने को मौज मस्ती मिले उसमें करना चाहिए। उसका जो दूरगामी परिणाम होगा वो कोई नहीं सोचता। तो क्या होता है सर, दूरगामी परिणाम क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, राष्ट्र प्रेम। सब समाज से जुड़ोगे तो राष्ट्र से जुड़ोगे। आज यूक्रेन का जैसे मैंने अभी ताजा उदाहरण बताया, सही बात बोला, एकदम सही, समझ गया मैं। मतलब जैसे यूक्रेन में सब मजा करने वाले थे, मजा करने वाले आज भागना पड़ रहा है। भागना पड़ रहा है। उनका बहुत अच्छा बंगला होगा, बहुत अच्छी गाड़ी होगी, सब छोड़ के भागना पड़ा। तो वो क्या है? देखो 3 चीज होती है आदमी के पास में। एक तो होता है धन और एक होती है काया। धन काया और काया, और दूसरा अपने खुद के लिए। तो जो जहाँ तक काया का सवाल है वो भगवान की है। भगवान जब मर्जी चाहे आपको उठा सकता है जी, ठीक है। जहाँ तक धन का सवाल है वो आपका नहीं है, वो सरकार का धन है। सरकार का कैसे है कि कुछ भी ऑर्डिनेंस पास कर दिया, ये जगह रोड में जा रही है, रोड डेवलपमेंट में, तो सरकार उसको हथिया लेगी। कल को कोई ऐसा ऑर्डिनेंस पास कर दिया कि देश संकट में है, हमको सबके घर से 2-2 तोला सोना चाहिए, 4-4 तोला सोना चाहिए, तो सरकार को देना पड़ेगा। ये बात जब मैं था 30 साल 35 साल पहले, एक बार देश में संकट आया था, फॉरेन एक्सचेंज की कमी आ गई थी, तब सरकार ने ऐसा सोचा था कि सब घर से ऐसे ले, लेकिन बाद में हुआ नहीं, वो अलग बात है। तो क्या है, ये चीज़ें सब अपनी नहीं है। अपन बोलते हैं अपनी है, अपनी नहीं है। न काया है न माया है। अपना क्या है? जो खा ले पी ले मजा कर ले। मजा करने का मतलब ये नहीं है कि होटल में जाके मजा कर ले। मजा कर ले मतलब आज आप सामाजिक काम करोगे तो वो भी आपको मजा लगता है, उसमें आपको भी दिल से खुशी होती है। आप राष्ट्र के प्रति समर्पित हो तो वो भी आपको खुशी होती है। अकाल पड़ा है उधर आप हेल्प किया, वो भी मजा है। बाढ़ आई उधर भी आप सहयोग कर रहे हो, वो भी आपको मजा है। तो ये मजा लेने वाला चाहिए कि मजा क्या होता है। खाना पीना ही मजा नहीं होता है। मेहनत करते हैं तो पैसा मिलता है, खेती करते हैं तो अनाज मिलता है, समाज सेवा करते हैं तो क्या मिलता है? दिल में तसल्ली मिलती है, दिल में संतुष्टि मिलती है। और हर चीज तो कोई लेने के लिए नहीं होता ना। अपने आप को संतुष्टि मिले कि मैंने ये काम किया, किसी काम आया, उससे बड़ा और तो कुछ मिलना मेरे हिसाब से। आपके लाइफ में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन था? आपको किस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? आपके बुरे अच्छे फेज में हमेशा आपके साथ खड़ा रहा? जब वो बम्बई में आया था तो मैं सबसे पहले, हमारे कजन ब्रदर हैं भाई साहब श्री ओम प्रकाश जी सिलसिलेवाल, मैं उनको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
उन्होंने मेरे को सही लाइन दिया, सही गाइड किया और उन्होंने मेरे को एक अच्छी जगह जॉब पे लगाया। उन्होंने एक ही मंत्र दिया कि भैया जो काम करो वो ईमानदारी से करो, पूरी मेहनत से करो, तो आप जिंदगी में जरूर सफल हो गए। यही आपका मंत्र है? यही मंत्र है। उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ और वो मेरे गुरु भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, उनको मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। 68 साल की उम्र में आज भी आप जो है काम करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, अभी आपको जॉब पे भी जाना होगा शायद। यस, आप अभी जाएंगे जॉब, जैसे इंटरव्यू के बाद शायद आप जॉब पे ही जाएंगे अभी। हाँ, जॉब पे जाना है। इतना आपको मतलब काम आज भी आप कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ अक्सर कि रिटायरमेंट के नाम पे 60 साल के बाद, 65 साल के बाद ही लोग घर पे बैठ जाते हैं और नीचे आकर के सभी अपने जैसे लोगों के साथ बैठ के गपशप करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, राजनीति की चर्चा करते हैं। तो जो लोग रिटायरमेंट का बहाना दे करके अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कामों से चूकते हैं, उन लोगों को आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे इस जीवन की जो है निस्वार्थता पर? देखो, रिटायरमेंट तो क्या है, 60 बोलो या 65 बोलो, जो भी, वो तो एक नंबर है। वो तो एक नंबर है कि 60 का हो गया मतलब सरकार 58 में करती है, कोई 60 में करती है, तो नंबर रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट आप मन से हो गए तो आप 40 साल में भी रिटायर हो जाओगे। आपका मन अगर जवान है, मन में आपको कुछ करने की तमन्ना है, तो आप जिंदगी पर रिटायर नहीं होगे और आपको हमेशा कुछ न कुछ करता रहना चाहिए। आपको जॉब नहीं है, कोई बात नहीं, आप सोसाइटी में है, आप गार्डन है, गार्डन की सेवा कीजिए। गार्डन में कचरा पड़ रहा है, उसको एक आधी घंटे का आप समय लीजिए, मेरे को आज ये पोर्शन साफ करना है, कल ये पोर्शन साफ करना है, तो जो मन में संतुष्टि मिलेगी वो सबसे बड़ी कमाई है। सबसे बड़ी कमाई वो सबसे बड़ी कमाई, लेकिन वो करना कोई नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी, जैसे सत्संग होता है, सत्संग में नींद, सबसे पहले सत्संग में नींद आती है। वही पिक्चर चल रही हो तो नींद कभी भी नहीं आती, क्योंकि भगवान का नाम लेना कठिन है, वैसे ही अच्छा काम करना बहुत कठिन है। तो इसलिए उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ भी आपको चांस मिले, जहाँ भी कुछ गड़बड़ हो, आप उसमें योगदान कीजिए, आपको स्वयं को संतुष्टि मिलेगी। ये इतनी खूबसूरत बात सर आपने बोली है। सर, आपका कोई ऐसा ड्रीम वर्क, कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट, कोई ऐसी आपकी जो है आपने ऐसा कोई काम सोचा हो जो आपको करना है, सामाजिक में, धार्मिक में, या कहीं भी क्षेत्र में, जो आप आगे आने वाले अपने जीवन के बचे कुछ समय में करना चाहते हैं? ऐसा है, अभी तो मैं कि दुनिया आपको उस चीज के लिए याद काम रखे। कर ही रहा हूँ और काम करते करते जो भी मेरे से बनता है, सामाजिक काम है, धार्मिक काम है, वो सब मैं करता ही हूँ। जिस दिन ये लगेगा कि मेरे को आने जाने में तकलीफ हो रही है ट्रेन में, तो उस समय मैं सोचूंगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी मैं स्पीड और डबल कर दूं। और मेरा तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट तो एक ही है कि जो भी कोई अनाथ है या जो रोड पे रहते हैं, उनको खाने की जो तकलीफ हो रही है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई न कोई एक ऐसी जगह ली जाए, वहाँ पे सस्ते भाव में, यानी जैसे 10 रुपये हो रहा है, 10 रुपये में पूरी सब्जी और दाल और चावल दे दें, ताकि उनको फ्री का भी नहीं लगे और व्यवस्था भी बनी रहे। ऐसा मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो वो भगवान चाहे तो जरूर होएगा। और उसमें बहुत से लोगों ने मेरे को बोला भी है कि हम आपके लिए साथ में आपके तैयार हैं, लेकिन बस अभी जॉब पे जाने की वजह से मेरे को इतना समय नहीं मिल पाता कि उसको मैं कार्यान्वित करूं। तो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं सबको अच्छा खाना एक नॉमिनल रेट में दूं, ताकि उनको होटल में जाके 100 रुपया नहीं देना पड़े, वो 10-15 रुपये में उसका काम हो जाए और उनको भी संतुष्टि मिले और मेरे को तो सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन जी, आपने आज अपना इतना अहम समय हमें देकर के अपने सारे जीवन के अनुभवों को यहाँ पे हमारे साथ शेयर किया। ये कितनी अच्छी बात है कि आदमी जो नौकरी करता है अक्सर सोचता है कि मैं तो सिर्फ नौकरी कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे नौकरी करके समाज सेवा करने की एक मिसाल है किशन जी, जो इस वक्त भी हमारे साथ बैठे हैं और इस वक्त भी इनका जो है सिलसिला जारी है, इनका जो है सफ़र जारी है कि जिस दिन इनको लगेगा कि ये अब थोड़े कमज़ोर हो गए तो इनकी स्पीड जो है वो डबल हो जाएगी। ये सभी लोगों को ये प्रेरणा देता है, सभी लोगों को एक बात कहता है कि जीवन बड़ी छोटी सी चीज़ है, आप उसको अच्छे कामों में व्यतीत करिए और थोड़ा बहुत अपने लिए जिए और थोड़ा बहुत समाज के लिए जिए। और जिस तरीके से किशन जी थोड़ा बहुत अपने लिए जीते हैं, समाज के लिए भी थोड़ा बहुत वक्त निकाल के उनको भी कुछ न कुछ करते रहते हैं। ये इंसान की गुणवत्ता बताता है, ये इंसान के संस्कार बताता है और ये आरएसएस के संस्कार बताता है कि अगर कोई ज़रूरतमंद है, कोई अगर है जिसको बहुत कमी है किसी चीज़ की, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप जाके उसकी कमी को पूरा करने का अपना भलमन प्रयास करिए, जो यहाँ पे किशन जी मोड़ करते हैं। और सभी लोगों को एक जो ये संदेश अपने माध्यम से देना चाहते हैं वो ये कि उम्र नहीं होती कोई रिटायरमेंट की, काम करते रहो क्योंकि वो जीवन बहुत छोटा है। इसी के साथ आप देखें प्रवासी खबर, मैं हूँ राम। धन्यवाद।